तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 4 के डोवेराइनर का त्रिक नियम से आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले एक हमने इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाया है, अगर इस पार्ट का वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। वीडियो एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक एंड विथ कॉन्सेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, डोवेराइनर एक जर्मन वैज्ञानिक था। जब तत्वों का खोज होना शुरू हुआ, तत्वों की खोज धीरे धीरे होती गई, तो अनेक वैज्ञानिक आए और अपना अपना प्रयास जारी रखा। किस लिए? कि तत्वों को किस क्रम में रखा जाए, तत्वों को किस क्रम में रखा जाए कि उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में जानना उनके लिए आसान हो सके। तो इन्होंने डोवेराइनर ने एक त्रिक नियम दिया। त्रिक का मतलब होता है 3 का इन्होंने पेयर बनाया। इन्होंने क्या किया? 3 का पेयर बनाया और इन्होंने बताया कि उन तीनों तत्वों का, अगर जैसे 3 तत्व आपके पास हैं ए, बी और सी, अगर आपके पास 3 तत्व हैं, क्या है? 3 तत्व हैं अगर आपके पास, तो इन तीनों तत्वों का अगर द्रव्यमान, इन तीनों तत्वों का द्रव्यमान जैसे Ma प्लस Mc बटे अगर 2 कर दें तो किसका मान, किसका द्रव्यमान हो जाएगा? बीच वाले पद का। ये इन्होंने अपने त्रिक नियम में ये बताया डोवेराइनर ने कि अगर आपके पास 3 तत्व हैं तो उन तीनों तत्वों का अगर क्या करें कि दोनों किनारे वाले तत्वों का, दोनों किनारे वाले तत्वों के द्रव्यमान को जोड़कर 2 से भाग लगा दें तो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा। इन्होंने अपने नियम में क्या बताया कि अगर 3 तत्व आपके पास हैं तो इन तीनों तत्वों में से किनारे वाले दोनों तत्वों के द्रव्यमान को जोड़कर 2 से भाग लगा दें तो बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा। 2 का भाग लगाना यानी इसका औसत निकालना। क्या निकालना? औसत निकालना। यानी कि अगर दोनों किनारे वाले तत्वों का अगर हम औसत निकाल दें तो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान एक ही चीज है। तो अगर इन दोनों किनारे वाले तत्वों के परमाणु भारों को, परमाणु द्रव्यमानों को अगर जोड़कर 2 का भाग लगा दें अर्थात इसका औसत निकाल लें तो बीच वाले तत्व के परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। इन्होंने देखिए, लेकिन त्रिक, इसीलिए इसे कहा जाता है त्रिक नियम, क्योंकि यहाँ पे 3 का जोड़ा इन्होंने बनाया और इनके परमाणु द्रव्यमानों के पे आधारित, इन्होंने परमाणु द्रव्यमानों के आधारित, परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखा और इन्होंने ये देखा जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 को बना दिया। मान लेते हैं कि ए के जगह पे लिथियम रख दिया, बी के जगह पे सोडियम रख दिया, सी के जगह पे क्या रख दिया? पोटेशियम रख दिया। सी के जगह पे क्या रख दिया? पोटेशियम रख दिया। और इनका देखते हैं कि जो लिथियम का परमाणु भार है वह कितना है? 6.9। तो यहाँ पे हम ये क्या है? लिथियम है। लिथियम का परमाणु भार कितना है? 6.9 प्लस 13। लास्ट वाला सी क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु भार कितना है? 39.1 और बटे कितना करना है? 2। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 9 6 कितना हो जाएगा? 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। तो पूरा सॉरी, और 3 और 1 4, 46 बटे कितना हो जाएगा? 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 23। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोडियम परमाणु है उसका परमाणु भार कितना है? 23। तो इन्होंने इनके त्रिक नियम में क्या बताया कि 3 तत्वों का इन्होंने पैटर्न लेकर के चला। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। तो परमाणु भार को आधार मानते हुए इन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाया और इन्होंने अपने समूह में देखा कि इन तीनों तत्वों में से अगर दोनों किनारों का अगर करके दोनों किनारे का को जोड़कर उसका औसत निकाल दें तो बीच वाले तत्वों के परमाणु भार के बराबर होगा। जैसे दूसरे वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का कितना है? 35। तो 35.5 और प्लस इसका कितना है? 127 बटे कितना करना है? 2। इसका जब हम जोड़ करके भाग करेंगे तो इसका 81.5 आएगा, यानी कि लगभग 80 के बराबर है। तो इन्होंने परमाणु भारों के आधार पर 3 तत्वों को एक साथ
लिया और उन तीनों तत्वों में ये देखा कि दोनों किनारे वाले तत्वों को अगर जोड़कर उसका औसत निकाल देंगे तो बीच वाले तत्वों के परमाणु भार के लगभग बराबर आता है। तो यही आपका है डोबे-राइनर का त्रिक नियम। लेकिन यह नियम फेल क्यों हुआ? यह नियम फेल क्यों हुआ कि इन्होंने इतने पूरे सारे तत्वों में मात्र 3 ही त्रिक बना पाए। 3 त्रिक का मतलब क्या हुआ? एक त्रिक में कितने तत्व? 3 तत्व। 3 त्रिक बनाए तो कितने तत्व? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी टोटल कितने तत्व बना पाए? इसमें डोबे-राइनर के त्रिक ने कितने तत्वों की व्याख्या कर पाई? केवल व केवल 9 तत्वों की व्याख्या कर पाई। लेकिन कितने तत्व हैं अब तक? 118। तो 118 ने केवल 9 तत्वों का व्याख्या कर सका, अन्य तत्वों की व्याख्या नहीं कर सका। इसलिए यह नियम अंतिम में जाकर के क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन एक इन्होंने क्या किया? एक आधार दिया कि हाँ, परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। तो उसी परमाणु भार को लेकर के आगे वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे करके इसका क्लासिफिकेशन करते गए। तो इस तरह से डोबे-राइनर के त्रिक नियम को हम समझ सकते हैं। इसका मैं जो भी लैंग्वेज है लिखता हूं, फिर आगे उसको समझेंगे। तो देखिए, डोबे-राइनर जो वैज्ञानिक था, उन्होंने केवल 3 त्रिक बना पाया, उसके अलावा कोई त्रिक नहीं बना पाया। डोबे-राइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3 तत्वों के समूह में रखने का प्रयत्न किया, यानी उनको 3 तत्वों के समूह में रखने का प्रयत्न किया। किंतु उन्होंने कुछ ही ट्रिक बना पाए, केवल 3 ट्रिक बना पाए, उससे आगे कोई भी ट्रिक उन्होंने नहीं बना पाया। तो ट्रिक में उपस्थित अगला पॉइंट है कि ट्रिक में उपस्थित मध्य वाले तत्व का परमाणु भार, यानी कि इसके बीच वाले तत्व का परमाणु भार किनारे वाले तत्वों के परमाणु भारों के औसत के लगभग बराबर होता है, यानी औसत के लगभग। जैसे इसका औसत निकाले तो 23 आया, इसका परमाणु भार कितना है? 23 है। इसका औसत निकाले, इनका औसत निकाला तो कितना आया? 88.5, इसका 88 है तो लगभग बराबर में आया। इसका औसत निकाले तो 81.5 आया और 80 है तो लगभग बराबर आया। यानी इनके त्रिक में ऐसी व्यवस्था की गई कि इन किनारे वाले तत्वों का अगर हम औसत निकालें तो इन बीच वाले तत्वों के लगभग बराबर आएगा। तो ये नियम असफल क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने केवल 3 त्रिक की ही व्याख्या कर पाई, उसके आगे नहीं कर पाए। तो इसलिए इनका यह नियम फेल हो गया। अब आगे आइए देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक। तो अब हमारा जो अगला है वह है न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब देखिए, न्यूलैंड एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने डोबे-राइनर से काफी प्रभावित हुए और डोबे-राइनर ने जो 3 ट्रिक बनाए थे, तो इन्होंने डोबे-राइनर से थोड़ा सा हटके उन्हीं कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, परमाणु भार को ही ध्यान में रखते हुए इन्होंने अष्टक नियम, जैसे उनके त्रिक के जगह पे इन्होंने अष्टक नियम 8 तत्वों को एक ऐसी क्रम में व्यवस्थित किया। जैसे देखिए क्या है कि ये संगीत से प्रेरित हुए। जैसे संगीत में क्या होता है कि सा रे ग म प द प ध नी, 1 2 3 4 5 6 7। संगीत में देखिए 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नी। फिर से आ जाता है सा रे ग म प ध नी। तो इसमें देखिए एक विशेष प्रकार का पैटर्न आपको दिखता है। क्या देखने को मिलता है कि सा रे ग म प ध नी, नी के बाद फिर से सा आ जाता है, सा रे ग म प ध नी, नी के बाद फिर से सा आ जाएगा, सा रे ग म प ध नी। तो इसमें देखिए क्या, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप म से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पर फिर म आ गया। प से अगर शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे फिर प आ गया। सा से शुरू करें अगर हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे फिर सा आ गया। यानी कि एक
निश्चित पैटर्न के बाद, एक निश्चित पैटर्न के बाद फिर से वही हमें देखने को मिल रहा है, एक निश्चित पैटर्न के बाद फिर से वही चीज हमें देखने को मिल रही है। तो यानी कि एक निश्चित क्रम के बाद ये चीजें क्या हो रही हैं, दोहराई जा रही हैं। जैसे संडे के बाद क्या आ जा रहा है, मंडे, मंडे के बाद क्या आ जा रहा है, ट्यूसडे। लेकिन अगर संडे मंडे ट्यूसडे देखें तो फिर से 8वें दिन क्या होता है, रविवार ही आता है। रविवार के 8वें दिन बाद फिर से क्या आता है, रविवार। रविवार के 8वें दिन, रविवार के अगले 8वें दिन के बाद क्या आता है, रविवार ही आता है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी इन्होंने देखा कि संगीत के स्वरों को लिया और संगीत के स्वरों में देख रहे हैं कि एक निश्चितता पाई जा रही है, एक पैटर्न पाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने तत्वों के परमाणु भार के आधार पर, तत्वों के परमाणु भार के आधार पर इन्होंने ये देखा, तत्वों के परमाणु भार के आधार पर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा प्राप्त सुरों के आधार पर इन्होंने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन। अब फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन के बाद आता है आपका फास्फोरस, फिर सल्फर। अब इस क्रम में इन्होंने ये देखा कि जो गुण हाइड्रोजन का है, जैसे इन्होंने लिथियम को ले लिया, मान लेते हैं लिथियम का क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें अष्टक नियम यही कहता है कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करें, तो जैसे देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको अगर हम एक इस पैटर्न में लिख दें, बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में लिख दें, इनको परमाणु भारों के क्रम में इस तरह व्यवस्थित इन्होंने किया कि इसके बाद 8वां तत्व जो आएगा, लिथियम के बाद, जैसे लिथियम अगर ले लें तो लिथियम के बाद 8वां तत्व जो आएगा वह 8वां तत्व लिथियम के ही भांति व्यवहार करेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे लिथियम क्या बनाता है, लिथियम क्लोराइड, और सोडियम भी क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि इन दोनों की, इसके बाद लिथियम के बाद, लिथियम के उससे अगर आगे बढ़ते जाए तो लिथियम के बाद 8वां तत्व जो आ रहा है उसके रासायनिक गुण आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे अगर हम इसको ले लें तो इसके बाद जो 8वां तत्व आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मैग्नीशियम। तो बेरिलियम आपका क्या बनाता है, BeO बनाता है, और मैग्नीशियम भी क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो कहने का मतलब कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो रासायनिक क्रियाएं हैं वह समान है, यानी कि प्रत्येक 8वें तत्व के बाद जो तत्व आ रहा है उनका आपस में एक विशेष प्रकार का हमें संबंध देखने को मिल रहा है, यानी वे प्रत्येक 8वां तत्व एक दूसरे से उनकी रासायनिक क्रियाएं मिलती जुलती हैं। तो इन्होंने अपने अष्टक नियम में संगीत के आधार पर, संगीत के स्वरों के आधार पर, जैसे संगीत के स्वर कितने होते हैं, 7, इन 7 स्वरों के बाद, जैसे 7 स्वर के बाद 8वां स्वर फिर से वही आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक परमाणु तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करके उन्होंने इस तरह का पैटर्न बनाया कि प्रत्येक तत्व के बाद, प्रत्येक तत्व में चलते जाएं और प्रत्येक तत्व के बाद 8वां तत्व जो आएगा उस तत्व का व्यवहार मिलता जुलता एक समान रहेगा, उस तत्व का जो रासायनिक गुण है उनका रासायनिक गुण आपस में मिलते जुलते रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन को देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फास्फोरस जो आएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस के गुण आपस में मिलते जुलते होंगे। O को देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑक्सीजन और सल्फर के गुण आपस में मिलते जुलते मिलेंगे। ठीक जैसे इस प्रकार से रे को अगर ले लेंगे तो रे 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद फिर रे आ रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वही बताया गया कि एक तत्व के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 8वां तत्व वैसा ही मिलेगा कि दोनों का व्यवहार, रासायनिक क्रियाएं लगभग क्या होंगी, बराबर होंगी। इसके जो लैंग्वेज है उसको लिखते हैं फिर आगे।
तो देखिए, यदि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि यदि तत्वों का उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के रूप में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म ठीक उसी प्रकार से आता है, समान होता है, जैसे संगीत में पहला और आठवां स्वर समान होता है। यानी कि इनके कहने का मतलब, जैसे मैंने समझाया कि अगर इनके तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रख दिया जाए तो प्रत्येक तत्व के बाद आठवां तत्व जो आएगा ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे संगीत के स्वरों में प्रत्येक आठवां तत्व एक दूसरे के समान होता है। और उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो इन्होंने अपने आवर्त नियम में अक्रिय गैसों का कोई भी चर्चा नहीं किया, तो इसलिए यह नियम क्या हो गया, विफल हो गया। दूसरा चीज कि इस आधार पर सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इन्होंने केवल 56 तत्वों का ही व्याख्या कर पाए। और दूसरा चीज कि जैसे इसमें से कुछ तत्व ऐसे भी मिले कि जो कि एक ही आवर्त में तो थे, लेकिन उनके गुणधर्म बहुत से अलग अलग भी थे, तो इस कारण से यह जो इनका आवर्त नियम था वह पूरी तरह से विफल रहा। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वह है लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। देखिए, लोथर मेयर ने काफी मेहनत किया और इन्होंने एक वक्र बनाया, किसके मध्य, परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य, परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य एक वक्र बनाया, जिस वक्र की सहायता से, देखिए जो आप इसके आगे जो पढ़ेंगे आप, मेंडलीव का आवर्त नियम, पूरी तरह से मेंडलीव ने इस लोथर मेयर ने जिस सिद्धांत को फॉलो किया ठीक उसी सिद्धांत पर मेंडलीव ने भी बनाया, लेकिन इन्होंने वक्र की सहायता से तत्वों के बारे में डिस्कस किया और मेंडलीव ने एक सारणी के द्वारा तत्वों को डिस्कस किया। लेकिन लोथर मेयर जो थे, ये लोथर मेयर का जो परमाणु आयतन वक्र है वो हमें बहुत कुछ बताता है और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है, और यह काफी हद तक सही रहा। आइए देखते हैं कि लोथर मेयर का परमाणु वक्र क्या है। अगर हम आम जिंदगी में देखें तो जो आपका द्रव्यमान होता है वह समानुपाती होता है किसके, आयतन के। यानी आयतन अगर बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, आकार अगर बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान यानी वेट भी बढ़ेगा। यानी कि एक को अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक को जब बढ़ाया जाएगा तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो m अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है dv, d जहां पे क्या होता है, घनत्व होता है, तो यहीं से आता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, भी इधर आएगा तो m के साथ बटे में हो जाएगा। d क्या है, घनत्व है, m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, आयतन है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन सिंपल सी जिंदगी में आता है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए, अगर यहाँ पे आयतन ले लिया जाए, यहाँ पे द्रव्यमान ले लिया जाए, तो चूंकि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, एक को बढ़ाया जाएगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। लेकिन लोथर मेयर ने जो अपना ग्राफ बनाया, उन्होंने परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया और इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से था। अब देखिए, इस द्रव्यमान और आयतन के मध्य ग्राफ यह भी है और द्रव्यमान और आयतन के मध्य ग्राफ यह भी है, तो ये आपकी आम जिंदगी है, आम जिंदगी में ऐसा होता है। लेकिन इन्होंने कुछ स्पेशल जिंदगी में अपने इस प्रकार का ग्राफ बनाया। देखिए, आम जिंदगी और स्पेशल जिंदगी का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब क्या है। जैसे यहां से जब हम चले तो परमाणु जब आयतन बढ़ा तो परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ रहा है, आयतन बढ़ा तो परमाणु द्रव्यमान फिर घटना शुरू किया, आयतन घटा परमाणु द्रव्यमान भी घटा, फिर परमाणु द्रव्यमान और आयतन दोनों बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। यानी कि एक निश्चित पैटर्न में चल रहा है कि एक बार बढ़ता है फिर से घटता है, एक बार बढ़ता है फिर से घटता है, फिर एक बार बढ़ता है फिर से घटता है, एक बार बढ़ता है फिर से घटता है। लेकिन इसमें मजे की बात क्या थी कि जितने भी तत्व यहाँ टॉप पे आए, जितने भी तत्व इनके ग्राफ में इन्होंने यहाँ पे टॉप पे रखा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम,
इन्होंने जितने भी तत्व यहाँ पे टॉप पे आए, इनके वक्र में टॉप पे आए, तो उनमें देखा गया कि इन सारे तत्वों की रासायनिक गुण लगभग एक जैसे हैं। जैसे देखिए Li लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये देखिए लिथियम भी आपका बनाता है LiCl लिथियम क्लोराइड, Na भी सोडियम भी बनाता है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, और पोटेशियम भी आपका बनाता है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम भी बनाता है आपका RbCl यानी रुबिडियम क्लोराइड। यानी कि यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि इसके टॉप पे जितने भी तत्व हैं, इसके टॉप पे जितने भी तत्व हैं, उनका रासायनिक समीकरण लगभग एक सा है, रासायनिक गुण उनका लगभग मिलता जुलता है। तो इनके टॉप पे जो आए उनका देखा कि रासायनिक गुण लगभग क्या करता है, मिलता जुलता है। जैसे आरोही क्रम में जो थे, क्या थे, आरोही क्रम में जैसे थे, आरोही क्रम यानी जिनका ये परमाणु आयतन और द्रव्यमान बढ़ रहा है, जैसे फ्लोरीन, इसमें भी यहां बढ़ रहा है क्लोरीन, इसमें भी यहां बढ़ रहा है ब्रोमीन, इसमें भी यहां बढ़ रहा है आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इत्यादि आरोही क्रम में जितने थे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आरोही क्रम में जितने थे, इनके गुण आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। और जो अवरोही क्रम में थे, अवरोही यानी घटता, यहां से देखिए यहां तक आने में घट रहा है, यहां से यहां तक आने में घट रहा है, यहां से यहां तक आने में घट रहा है, यहां से यहां तक आने में आयतन और द्रव्यमान दोनों क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घटते हुए क्रम में जब आए तो क्या पाया यहाँ पे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। तो इन्होंने जब देखा कि घटते हुए क्रम में आया कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम, तो इन्होंने ये जब देखा कि आरोही क्रम में जितने भी तत्व हैं, जैसे कि आपका ये है, बनाता है और Mg भी बनाता है, Mg2O बनाता है। तो यहां इन्होंने देखा कि जो अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में जितने भी तत्व इनके ग्राफ में आए, इनके किसमें आए, ग्राफ में आए, उनका भी जो रासायनिक गुण है वह क्या है, मिलता जुलता है। तो यानी कि इन्होंने भी परमाणु भार को लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को इन्होंने जब देखा कि जितने भी तत्व टॉप पे हैं, इन्होंने क्या क्या बातें बताई, अपने वक्र के हिसाब से इन्होंने क्या क्या बातें बताई कि जितने भी तत्व इनके वक्र में टॉप पे आ रहे हैं, जितने भी तत्व इनके वक्र में टॉप पे यानी ऊपर की ओर आ रहे हैं, जिनका भी आयतन पूरी तरह से बढ़ा है, वहां पे ये देख रहे हैं कि जितने भी तत्व हैं उनके सारे के सारे रासायनिक गुण आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। जो चीज आरोही क्रम में है, यानी कि जो बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ पे क्या है, आयतन बढ़ रहा है, आयतन और द्रव्यमान बढ़ रहा है, आयतन और द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी तत्व बढ़ते हुए आरोही क्रम में जितने भी आए, उनके भी गुण आपस में क्या होते हैं, मिलते जुलते पाए गए। अब यहाँ पे देखिए जो घटते क्रम में है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये स्कैंडियम, तो इनका भी रासायनिक गुण आपस में मिलते जुलते आए। कैल्शियम भी बनाता है Ca2O, बेरिलियम भी बनाता है Be2O और मैग्नीशियम भी बनाता है Mg2O और आपका स्कैंडियम भी बनाता है Sr2O। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी तत्व आ रहे हैं यानी कि एक ही स्थिति में है। यहाँ पे यह फ्लोरीन क्या है, बढ़ती हुई स्थिति में है, क्लोरीन क्या है, इसके द्रव्यमान और आयतन बढ़ते हुए स्थिति में है, Br क्या है, द्रव्यमान और आयतन यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है यानी बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है यानी बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है यानी बढ़ रहा है। तो जितने भी आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में थे, वो सारे तत्व लगभग गुण में क्या थे, एक समान थे। जितने भी तत्व घटते हुए, भाई ये आयतन और द्रव्यमान नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी घट रहा है। तो जितने भी घटने क्रम में थे, आरोही क्रम में थे, उनका रासायनिक गुण आपस में मिलता जुलता पाया गया। अब इससे क्या प्रॉफिट मिला, इससे क्या देखने को मिला, इससे हमें यह देखने को मिला कि जितने भी तत्व आ रहे हैं उनमें आवर्तिता पाई जा रही है, आवर्ती का गुण मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आवर्ती का गुण। अब देखिए आइए समझाते हैं हम कि आवर्ती क्या है। जैसे आप देखते हैं कि दिन के बाद रात के बाद दिन, ये एकदम फिक्स है, शाश्वत फिक्स है कि 24
24 घंटे बाद, अगर अभी 6 बज रहा है तो 24 घंटे पश्चात फिर से क्या होगा, 6 बजेगा। आज अगर संडे है, आज अगर रविवार है तो 8 दिन, इसके 8वां दिन फिर से क्या होगा, रविवार होगा। 8वां दिन फिर से क्या होगा, रविवार होगा। अगर हम पढ़ा रहे हैं, रेगुलर पढ़ा रहे हैं, तो आज अगर 6 बजे पढ़ा रहे हैं तो कल 24 घंटे बाद फिर से 6 बजे की क्लास लगेगी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में एक बार लगाती है, तो प्रत्येक 365वां दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करेगी। यानी कि पूरा फिर से, जैसे संडे के बाद फिर 8वां दिन संडे आना तय है, संडे आना फिक्स है। प्रत्येक दिन, जैसे प्रत्येक दिन और रात का होना फिक्स है, तो यही इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मतलब होता है दोहराना, एक निश्चित पैटर्न के बाद, एक निश्चित क्रम के बाद फिर से दोहराना क्या कहलाता है, आवर्ती। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जितने भी तत्व हैं उनमें आवर्ती का गुण पाया जा रहा है। प्रत्येक ताप पर, एक ताप के बाद एक दूसरा जो तत्व मिल रहा है, उनके गुण आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। प्रत्येक ताप के बाद जो दूसरा तत्व आ रहा है, प्रत्येक ताप के बाद दूसरे ताप पे जो दूसरा तत्व आ रहा है, इन दोनों के गुण क्या है, मिलते जुलते हैं। दूसरे ताप के बाद तीसरे ताप पे जो आ रहा है, इन दोनों के गुण आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। तीसरे के बाद चौथे पे जो आ रहा है, इन दोनों के गुण आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। यानी एक के बाद एक को दोहराना क्या कहलाता है, आपका आवर्ती। तो यहाँ पे तत्वों में कौन सा गुण दिखा, आवर्तिता का गुण दिखा। अभी आप केवल समझिए, इसकी जितनी भी लैंग्वेज में यहाँ पे जितना भी कुछ बोल रहा हूं, सारा कुछ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप वहां से प्रॉपर नोट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे तत्वों में हमें क्या देखने को मिला कि अगर परमाणु भार को इस क्रम में इन्होंने अपने एक ग्राफ में ग्राफ जो प्लॉट किया, ग्राफ जो बनाया, उसमें इन्होंने ये देखा कि तत्वों के जो गुण हैं उसमें आवर्तिता देखने को मिल रही है, एक के बाद एक दूसरे को दोहराया जा रहा है। तो इसी नियम, ये जो लोथर मेयर ने अपने परमाणु आयतन वक्र का जो भी डिस्कस किया, सेम यही पैटर्न आपके मेंडलीव के भी आवर्त सारणी में मिलेगी, लेकिन इन्होंने केवल वक्र के रूप में प्रदर्शित किया और मेंडलीव ने क्या किया, एक सारणी में तत्वों को सारणीबद्ध किया। तो ये आपका रहा लोथर मेयर वक्र। और इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रोक करके पुनः वीडियो देख लें, ताकि आपको भली भांति समझ में आ जाए। हालांकि कुछ है नहीं विशेष इसमें, बस यही है कि इन्होंने आयतन किसके मध्य वक्र बनाया, द्रव्यमान और आयतन के मध्य। किस बेस पे बनाया, इन्होंने देखा कि आयतन इनके वक्र में हर एक कंडीशन ऐसा आ रहा है कि आयतन बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है। तो इसमें क्या इन्होंने देखा, मेन बात इसमें यह है कि जितने भी, अगर ताप वाला देखा जाए तो जितने भी ताप पे तत्व मिले, उन सारे के गुण आपस में क्या है, रासायनिक गुण मिलते जुलते हैं। जितने भी आरोही क्रम में मिले उतने के गुण आपस में मिलते जुलते हैं, जितने अवरोही क्रम में मिले उनका गुण आपस में मिलता जुलता है। और मिलना जुलना यानी एक दूसरे के बाद फिर से पुनरावृत्ति होना, उसका पुनः से आना, बार बार दोहराया जाना क्या कहलाता है, आवर्ती कहलाता है। तो यहाँ पे तत्वों में कौन सा गुण देखने को मिला, आवर्तिता का गुण देखने को मिला। कौन सा गुण देखने को मिला, आवर्तिता का गुण तत्वों में देखने को पाया गया। अब इन्हीं सब जो भी मैंने बताया, आइए इसको एक लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं, फिर आगे आपको समझाएंगे। अब देखिए, इसमें ये चीज मिथ्या नहीं है, इसमें ये चीज मिथ्या नहीं है कि द्रव्यमान बढ़ने पर आयतन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। तो वहां पे ये मतलब नहीं है कि ये ग्राफ पूरी तरह से गलत है। देखिए, द्रव्यमान और आयतन के मध्य का ग्राफ इस प्रकार से बनता है कि द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता है, आयतन भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन आप यहाँ ये कहेंगे कि यहाँ पे तो देख रहे हैं कि द्रव्यमान और आयतन बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है, जबकि जो भी होता है m के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस नियम को यहाँ पे थोड़ा सा अंतर तो जरूर है इस ग्राफ में और इस ग्राफ में, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो इसका मतलब न्यूनतम बिंदु था, फिर यहाँ पे जो इसका आयतन बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा तो यहाँ तक आया, फिर बढ़ा तो फिर घटा, यहाँ तक आया, फिर यहाँ बढ़ा फिर घटा तो यहाँ तक आया। तो यहाँ से अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये 5 बढ़ा तो फिर से जब ये बढ़ करके फिर से घटा तो ये पूरा यहाँ तक नहीं आया, बल्कि यहाँ तक आया, तो ये 10 हुआ और ये 15 हुआ। तो इस प्रकार से देखिए,
पूरी तरह से 5 पे नहीं आ जा रहा है, ये एक तरह से क्या है कि बढ़ रहा है फिर घट रहा है, लेकिन उतना नहीं घट रहा है जितना कि पहले था, यानी कि उतना नहीं घट रहा है जितना पहले की था। तो यानी कि पूरी तरह से ये इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन नियम इस पर भी लागू होता है। इससे थोड़ा सा अलग जरूर है, लेकिन यह पूरी तरह से मिथ्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन बढ़ रहा है घट रहा है। अगर यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनाए तो यहाँ पे भी तो इसी तरह का ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये द्रव्यमान और आयतन आम जिंदगी में जो है वही विशेष प्रकार की जिंदगी में भी है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। तो देखिए, लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु आयतन व द्रव्यमान के मध्य क्या किया, ग्राफ खींचा, एक ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ बनाया। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणुवीय आयतन की आवर्ती फलन होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे देखिए क्या है कि 24 घंटे के बाद, अब जैसे अभी अगर 6 बज रहा है तो 24 घंटे के बाद पुनः 6 बजेगा, तो इसे हम कहेंगे कि यह क्या है, घंटों का आवर्ती फलन है। 24 घंटे बाद फिर से वही समय आ जा रहा है, 24 घंटे बाद फिर वही समय आ जा रहा है, तो घंटों का क्या है, आवर्ती फलन है। अगर हम कहें कि रविवार के ठीक 8वें दिन बाद फिर से रविवार आ जा रहा है, तो यह कहा जाएगा कि दिनों का आवर्ती फलन है। जैसे पृथ्वी सूर्य का अगर चक्कर लगा रही है 365 दिन में पूरा कर रही है, तो प्रत्येक 365 दिन में पृथ्वी फिर से घूम करके वहीं आ जाएगी और सूर्य का एक चक्कर लगाएगी, तो इसे हम कहेंगे कि साल का आवर्ती फलन है। ठीक उसी प्रकार अगर हम तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणुवी त्रिज्या परमाणुवी आयतन के रूप में अगर इसको बढ़े, तो जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा तो उनके जो रासायनिक गुण हैं उनके आयतन के क्या है, आवर्ती फलन है। जैसे इसका आयतन टॉप पे है तो इसका, और इसका आयतन इस ग्राफ में यहाँ पे टॉप पे है, तो इसका और इसका जो रासायनिक गुण है, लिथियम क्लोराइड ये भी बनाता है और सोडियम क्लोराइड ये भी बनाता है। तो इनका जो आयतन है टॉप पे, इसका टॉप आयतन के टॉप पे जो तत्व है, यहाँ आयतन के टॉप पे जो तत्व है, यहाँ आयतन के टॉप पे जो तत्व है और यहाँ आयतन के टॉप पे जो तत्व है, इन सारे तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं वह क्या है, मिलते हैं, दोहराते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्ती फलन कहते हैं। जैसे अगर हम साइन का ग्राफ देखें, साइन थीटा का ग्राफ आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा था, साइन थीटा का ग्राफ इस प्रकार से जाता है, यानी कि जैसे जैसे कोण का मान ज्ञात होता है, यहाँ पे साइन 0 का मान 0, यहाँ पे आपका कितना होता है, 180 होता है, 180, यहाँ पे 90 होता है, 90 180, इसी प्रकार से 270 360, इसी प्रकार से आगे चलता, सॉरी 360 तो यहाँ होता है। तो इस तरह से आपका चलता जाता है। तो जैसे साइन 0 का मान 0, 180 का भी 0 और फिर 360 का भी 0, तो यानी एक निश्चित पैटर्न के बाद फिर से वह मान दोहराया जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये किसका, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि साइन का ग्राफ जो है थीटा के आवर्ती फलन होता है। ठीक उसी प्रकार से इसका जो ग्राफ है, लोथर मेयर का जो ग्राफ है, वह किसके, आयतन के आवर्ती फलन होता है, तत्वों के परमाणुवीय आयतन के आवर्ती फलन होता है। यही मेन है आपका लोथर मेयर के परमाणु आयतन वक्र का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कोई आपसे ये पूछे कि लोथर मेयर के आयतन वक्र का सिद्धांत क्या कहता है, तो बताएंगे कि लोथर मेयर के परमाणुवीय आयतन वक्र के अनुसार जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं परमाणुवीय आयतन के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणुवीय आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। अब देखिए ग्राफ, अगला पॉइंट है, ग्राफ में समान गुणधर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की, समान गुणधर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की। जैसे अगर आरोही क्रम को देखा जाए, आरोही क्रम में जितने हैं, आरोही क्रम में क्या है, यानी कि जो बढ़ते हुए क्रम में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सारे तत्वों के जो गुणधर्म है वह मिलते हैं। तो इस नियम के अनुसार ग्राफ में समान गुणधर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति समान, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, फ्लोरीन का भी आयतन यहाँ से बढ़ रहा है, क्लोरीन वाले ग्राफ का भी आयतन बढ़ रहा है और
डोमेन वाले भी आयतन का ग्राफ बढ़ रहा है, यानी बढ़ते क्रम में जितने भी हैं इनके गुणधर्म क्या है, समान है। यानी जिस प्रकार की स्थिति है, अगर स्थिति समान है तो गुणधर्म समान है, स्थिति समान तो गुणधर्म भी क्या है, समान है, गुणधर्म समान है। स्थिति समान तो गुणधर्म भी क्या है, समान है। यही आपका है लोथर-मेयर का आयतन वक्र। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको पूरी तरह से फुल एनर्जी के साथ समझाने का कोशिश किया है कि हाँ, एक प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर उठता होगा कि हाँ सर, जब सबका इसने भी पूरे नियम पूरे तत्वों की व्याख्या नहीं कर पाई, इसलिए यह भी पूरी तरह से क्या हो गया, फेल हो गया। तो आप लोग के मन में एक प्रश्न जरूर बनता होगा कि जब सारे सिद्धांत फेल हो जा रहे हैं तो फिर हम इसको बार बार क्यों पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि विज्ञान कभी भी रुकता नहीं है, विज्ञान नित्य नए, रोज रोज नए दिन आए दिन रोज क्या करता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है और नए नए चीजों की खोज करता है। ये सारे जितने भी सिद्धांत है, वे देखिए यहां भी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डोबे-नाइनर का त्रिक नियम, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसके बाद हमने क्या पढ़ा लोथर-मेयर का आयतन वक्र, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो इन सारी चीजों में जो भी कॉमन है, अब एक चीज कॉमन देखने को मिलेंगे, वह क्या है, परमाणु भार। इसने भी परमाणु भार को काम में लिया और अष्टक नियम में भी परमाणु भार को काम में लिया गया, त्रिक नियम में भी परमाणु भार को काम में लिया गया। तो कुल मिलाकर के इन जितने सारे वैज्ञानिक थे, सभी ने इस पर क्या काम किया, परमाणु भार पे काम किया और सभी का सिद्धांत इसलिए क्या हुआ, गलत हुआ। लेकिन आगे चलकर जब इसी चीज को ऑब्जर्वेशन किया गया, इसी चीज का जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो ये पाया गया कि हम यहाँ पर गलत है। तो परमाणु भार को हटा करके परमाणु द्रव्यमान के बारे में जब सोचा उन्होंने, परमाणु भार को हटा दिया जब इन्होंने, यानी परमाणु भार को छोड़ करके परमाणु क्रमांक के बारे में जब सोचना शुरू किया, तब हमारी बन के आई आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसीलिए पुरानी चीजों को हम बोलते नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।